हाय एवरीवन, सो इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये आपके सामने जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। प्रीवियस लेक्चर में हमने गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन एंड गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन एंड और क्या देखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, मीटर ब्रिज देखा था। सब पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी करी थी। एंड मान के चलिए कि एग्जाम में आपके अगर इंस्ट्रूमेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सो ये जो हमने डिस्कस किए हैं बस यही 2-4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा इससे कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो ये हमारे पास बस 2 इंस्ट्रूमेंट और बचे हैं। 2 तो क्या, वैसे तो हाँ कहने को तो 2 ही हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और एक पोटेंशियोमीटर है। फिर हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस का एक वो जो कलर कोड होता है वो देख लेंगे। दैट्स इट, इतना ही करेंगे आज। ओके, सो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है ये आपके पास इस तरह का सेटअप होता है। किस पे बेस्ड होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उसका प्रिंसिपल होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, किस पे बेस्ड होता है। तो ये नीचे वाला डायग्राम देख लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम है जिसमें आपके पास नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। देखो सबसे पहले ये P होता है और ये Q होता है। इसका बिल्कुल एक्चुअल स्ट्रक्चर ऊपर देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो A पॉइंट है, मैं कलर दूसरा लेती हूँ सो हाईलाइटेड रहेगा आई गेस। ये देखो, सपोज ये पॉइंट A है तो यहाँ पर कौन सा है, ये रहा पॉइंट A। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, A से लेकर B के बीच में यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रिप होती है, राइट। और इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, मतलब 100 ओम का भी होता है, 10 ओम का भी होता है, 1000 ओम का भी होता है। हम उसमें से कोई सा भी एक रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो ब्रांच है AB, इस AB में एक रेजिस्टेंस हम चूज कर सकते हैं और वो रेजिस्टेंस हमें पता होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने उल्टा दे रखा है, बट इसने Q और P लिया है और इसने P और Q लिया है, बट वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको P मान लीजिए। थोड़ा सा उल्टा, ये AP हो जाएगा, यहाँ पे हमारा Q हो जाएगा। अब आप देखिए एक बार AB, ये रहा AB के बीच में यहाँ व्हीटस्टोन में कौन सा कनेक्टेड है, P है। तो ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस हम चूज करेंगे और वो होगा P। ओके, B और C के बीच में लगा हुआ है Q, तो B का है ये रहा B, C का है ये रहा C, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा और उसे हम कहेंगे Q। ठीक है, अब A और D के बीच में क्या है आपका, अच्छा P और Q का नाम क्या है वो समझ जाना। जो रेजिस्टेंस आप AB और BC के बीच में चूज करते हो, इसके बीच में आपने कौन सा चूज किया P, इसके बीच में आपने कौन सा चूज किया Q। इन P और Q को हम बोलते हैं रेशो आर्म्स। ठीक है, इनका नाम क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना कि रेशो आर्म्स 4 में से कौन सी है। पोस्ट ऑफिस का डायग्राम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन दोनों में से आपके पास रेशो आर्म्स कौन सी है, तो रेशो आर्म्स हमारे पास कौन सी होगी, AB एंड BC। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। हमारे पास क्या है, देखो A और D, A और D के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है R और वो हमारे पास वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू भी ऑफकोर्स हम चूज कर सकते हैं। तो डायग्राम में मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, हाईलाइट करते हैं चलो। सो ये हाईलाइट आपको ब्लैक दिखाएगा, वैसे तो मैंने ग्रीन लिया है, बट सो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ब्लू कलर। A और D के बीच में मुझे रेजिस्टेंस लेना है। ये देखो A पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखो, कनेक्ट कर रही हूँ मैं आगे ब्लू कलर से। ये देखो कहाँ पे जाके मिल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर A, अच्छा सॉरी, ये मैंने आगे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पूरी ब्रांच है, ये रही, ये पूरी ब्रांच जा रही है यहाँ पे। ओके, सो सॉरी, मैं एक बार इसको रब करती हूँ, गलत चली गई, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो A और D के बीच में हमें कौन सा कनेक्ट करना है। अब मैं रेड ले लेती हूँ। A और D को ध्यान से देखना, ये A पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ये जो मैंने रेड पाथ बना रही हूँ, इस हर पॉइंट, ये देखो R लगा हुआ, R लिखा हुआ है ना, R लिखा हुआ है ना। ये देखो ये R किस किस के बीच में कनेक्ट हो रहा है, ये आपका A से लेके D के बीच में। तो यहाँ नीचे वाला व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, A से लेके D के बीच में कौन सा कनेक्टेड हो रहा है, आपका R रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो ये R भी हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कीज लगी हुई होती है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उनमें से आप कोई सा भी की निकाल लीजिए, वही रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास AD भी हो चुका है। अब हमारे पास एक अननोन, ये जो R होता है A और D के बीच में, दिस इज कॉल्ड नोन आर्म। मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए हैं। AB और BC को बोलते हैं रेशियो आर्म्स, AD को बोलते हैं नोन आर्म। अब बचा कौन सा, बचा आपके पास CD, बचा आपका पास CD जिसमें S लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं अननोन आर्म, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये रेजिस्टेंस होता है S में। तो किस किस के बीच में लगाना है, C और D के बीच में। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में कहा है, ये रहा C पॉइंट, और ये देखो यहाँ से जुड़ गया S जो हमें फाइंड आउट करना है, और किससे कनेक्ट हो रहा है, D से कनेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द पिक्चर फॉर
पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब बैटरी और गैल्वेनोमीटर देख लीजिए। बैटरी आपके पास नीचे वाले व्हीटस्टोन डायग्राम में देखिए, व्हीटस्टोन डायग्राम में ये बी पॉइंट है आपका, ठीक है, और ये डी पॉइंट है, इसके बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे बी पॉइंट कौन सा है, ये रहा बी पॉइंट, और डी पॉइंट कौन सा आपका, ये रहा डी पॉइंट, और बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होना चाहिए। तो अब ये पाथ पे चलिए, जो मेरा पॉइंटर जा रहा है, ये देखिए बी से लेके आप यहाँ पर गए की टू से आप जुड़े, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और ये आगे जाके किससे अटैच हो रहा है, डी से। तो आपने बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, यहाँ पर भी बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। ए और सी के बीच में आपकी बैटरी होनी चाहिए, तो ये देखिए सी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट आप यहाँ पे गए, और ये आपके पास आगे जाके देखिए यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है ना, सी से लेके ये रही बैटरी, और सी के बाद ये कहाँ पे जाएगा आपके पास, वापस की1 से होके कहाँ जा रहा है, ए पॉइंट पे। ये देखिए पूरा पार्ट मैंने बता दिया। तो ये ऊपर वाला डायग्राम और ये नीचे वाला डायग्राम क्वाइट सिमिलर है, और वर्किंग वही है। आपके पास क्या करना है, बस इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन आ सकता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में आपके पास इनकी वैल्यूज दी जा सकती है और अननोन पूछा जा सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, मुझे इसमें अननोन रेजिस्टेंस कौन से दो पॉइंट के बीच में लगाना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिखाती हूं आपके पास, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, देखो आईआईटी में पूछा गया हमारे पास, फॉर द पोस्ट ऑफिस बॉक्स अरेंजमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, द अननोन रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन। अब आपको देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो आपको किस किस के बीच में यहाँ पे कनेक्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, है कि नहीं। इसमें उसने पॉइंट्स बदल दिए हैं सारे, उसने सारे पॉइंट बदल दिए हैं। तो अभी भी आपको पता था, ये देखो हमारे पास ये दोनों जो बीसी, इसका व्हीटस्टोन कैसे बनेगा, इसका व्हीटस्टोन ऐसे बनेगा, ये आपके पास होगा P, यहाँ पे जुड़ेगा P। तो P किस किस के बीच में आ रहा है, B और C के बीच में आएगा, क्योंकि रेशो आम ऊपर की होती है, ध्यान रखना रेशो आम ऊपर की होती है। तो ऊपर के ऊपर आपके पास क्या है, BC और CD है, तो C और D के बीच में कौन सा जुड़ेगा, Q जुड़ेगा। तो C और D के बीच में हमारे पास कौन सा जुड़ेगा, Q जुड़ेगा। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि अननोन जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे और इस टर्मिनल के बीच में जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होता है। अभी अभी जो आपको पोस्ट ऑफिस बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये एस होता है, तो यहाँ पर डी और ए के बीच में होगा, यानी डेफिनेटली ए पॉइंट यहाँ है। तो ये देखो हमारा अननोन हो जाएगा, और इस बार ए और बी के बीच में आपकी नॉन आर्म हो जाएगी, ए और बी के बीच में, मतलब इस पॉइंट के बीच में, और यहाँ पे ये हमारी नॉन आर्म हो जाएगी। ये आर रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ठीक है। ये हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सी। तो उसने पॉइंट्स बदल दिए हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो अपन को याद रखनी है। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इस केस में हमारे पास। तो आप तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, और आप तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में लगाना है हमें अननोन। तो उसने क्या किया था, इसको डी बोल दिया था, इसको ए बोल दिया था, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए और डी हो गया। खैर, ये हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वही, इसी से क्वेश्चन और कुछ आएगा नहीं हमारे पास, बस इतना ही आएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या करना है हमें, हाँ, ये हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, पोटेंशियोमीटर जल्दी से देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे पास कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं वैसे तो पोटेंशियोमीटर के। पोटेंशियोमीटर से आप किसी बैटरी का अननोन बैटरी है उसका ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसका ईएमएफ पता नहीं है तो वो पता कर सकते हैं। कोई दो बैटरीज है, उन दोनों का जो ईएमएफ है उसे कंपेयर किया जा सकता है। किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, पता नहीं है, उसे पता किया जा सकता है, ठीक है। दो रेजिस्टेंसेज है, उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस है। आपको एनसीईआरटी की बुक में जो पोटेंशियोमीटर की थ्योरी है आप वो देख लेना। मैं बस आपको बता देती हूँ क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा और इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो पोटेंशियोमीटर में हमारे पास दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है, ओके, और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सर्किट। तो ये इस तरह से हमारे पास ये रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके सर्किट में करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, इस तरह से बनाया जाता है।
तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आपको इसमें होता क्या है, पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होते हैं, ये आपके पास प्राइमरी सर्किट होता है और ये आपके पास सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट में एक मेन बैटरी लगी होती है जिसे हम ड्राइविंग बैटरी बोलते हैं, ड्राइविंग सेल बोल सकते हो, ड्राइवर बोल सकते हो, मतलब ये मेन सोर्स होता है हमारे पास यहाँ पर सर्किट का। सो ये हमारे पास होता है। और सपोज ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास की है, रियोस्टेट का मैंने काम आपको बता ही दिया। AB जो है आपके पास, ये AB एक्चुअली वायर होता है, इसे हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर होता है 100 सेंटीमीटर का हो सकता है, 200 सेंटीमीटर का हो सकता है, 300 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है, इस हिसाब से होता है। अब हमारे पास होता क्या है कि इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, करंट जब फ्लो होती है किसी रेजिस्टेंस में से, तो उसके अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अब हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, ये सपोज करो मुझे किसी दूसरी बैटरी जिसका सेल मुझे पता नहीं है, उसका ईएमएफ कितना है वो मैंने यहाँ लगा दी और इसकी वैल्यू कितनी है, ई प्राइम कितना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इस ई प्राइम को कैसे कनेक्ट करते हैं, इस ए टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और एज यू कैन सी ए से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे जा रहा है, आपका गैल्वेनोमीटर से जाएगा। और गैल्वेनोमीटर आगे जाके इससे जुड़ी हुई है, ये है जोकी, ये आपकी जोकी हो जाएगी। जोकी को क्या करते हैं, ए से लेके बी तक स्लाइड करते हैं। जैसे ही आप इसको वायर पे टच करते हो हमारा सर्किट स्टेब्लिश हो जाता है। अब होता क्या है कि जब तक आपके पास, हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि पोटेंशियोमीटर कब काम करेगा। पोटेंशियोमीटर में आपके पास जो ई प्राइम है, जिस भी सोर्स का आपको ईएमएफ पता करना है, वो इस ड्राइविंग सोर्स से हमेशा कम होना चाहिए। ई प्राइम की वैल्यू अगर ई से ज्यादा हुई तो आपको इसका वैल्यू नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ई प्राइम की वैल्यू ई से कम होगी तभी आप इसका पता करोगे। कैसे पता करेंगे हम इसकी वैल्यू, कैसे पता करेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए कि ए से, सपोज आपको जो जोकी है वो इस वायर पे ए से शुरू करके और स्लाइड करवाते जाना है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर स्लाइड करवाते जाओगे आप देखोगे कि हर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पूरी लेंथ पे जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है उस टाइम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है। मतलब सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है क्योंकि आपने टच कर दिया। तो आपका सर्किट कौन सा बन रहा है, आपका सर्किट बन रहा है सिर्फ ये सेकेंडरी सर्किट। तो मैं सिर्फ सेकेंडरी सर्किट को बना लेती हूँ, ये मेरा सेकेंडरी सर्किट है। ये मेरा सपोज इस वक्त मेरी की यहाँ पे थी, की यहाँ पे थी, ये मेरा पॉइंट ए है, सपोज ये ओ पॉइंट पे है। ओ पॉइंट पे जब है तो मान लेती हूँ मैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस सर्किट में फिलहाल करंट की वैल्यू कितनी है, आपके पास जीरो है। तो इसका मतलब आपके पास करंट की वैल्यू कब जीरो होती है, आई टोल्ड यू, अगर किन्हीं दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर पे होती है। सो अगर ये पॉइंट आपका ए है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट भी ए होगा, और अगर आपका ये पॉइंट ओ है तो ये पॉइंट भी ओ होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये दोनों पॉइंट ऊपर ना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो इस सर्किट में करंट क्यों फ्लो होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो पोटेंशियल है नीचे भी उतना ही पोटेंशियल है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस वक्त करंट आपके पास जीरो हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं इस पूरे वायर पे इस जॉकी को मूव करवाएंगे और देखेंगे नल पॉइंट कहाँ पे आता है। जिस पॉइंट पे हमारा डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए इसका मतलब सर्किट में करंट जीरो आ चुकी है। अब छोड़ दो, अब अपन को कुछ नहीं करना है। इसका मतलब हमें ये तो नहीं पता कि इसका ईएमएफ कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ ए से लेके ओ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वही इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। किसके बराबर है, ई प्राइम के बराबर, राइट। इसका मतलब इस ई प्राइम का ईएमएफ यहां से लेके यहां तक के ड्रॉप के बराबर है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए से लेके ओ तक का ड्रॉप निकाल लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर में एक कंसेप्ट होता है कि हमारे पास एक्चुअल में आपने देखा होगा V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L बाई ए होता है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I रो L अपॉन ए। क्योंकि पूरा मटेरियल जो है, पूरा वायर है सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो रो क्या होगा, सेम रहेगा पूरे वायर का। कहीं ऐसा नहीं है कहीं मोटा है कहीं पतला है, सेम क्रॉस सेक्शन है तो एरिया भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्राइमरी सर्किट की बात करें, केवल प्राइमरी सर्किट की बात करें तो E R की रियोस्टेट B A, ये पूरा का पूरा सर्किट क्या है, इस पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगी,
रहेगी, सेम रहेगी, तो आपके पास I भी कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L। सो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए अगर मैं एक कांस्टेंट यूज कर लूं और वो कांस्टेंट की वैसे वैल्यू क्या होगी, I रो अपॉन A, तो V इज इक्वल टू सपोज हम लिख देते हैं KL, राइट, V इज इक्वल टू KL। तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ रही है, V बाई L। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। वोल्ट पर मीटर के अंदर इसकी जो यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर में इसकी डायमेंशन होती है। अब इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चलता है कि वापस सर्किट बनाओ। अब मैं वापस फालतू के सारे चलो बना देती हूँ यार, ये रियोस्टेट है, ये की हो गई, ये स्मॉल आर है, ये केवल प्राइमरी सेल बना रही हूँ, केवल प्राइमरी सेल बना रही हूँ, प्राइमरी सेल, राइट। ये ए से लेके बी तक का आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, तो ये कंडक्टिंग वायर नहीं, इसका रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, ए बी वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। किसी टाइम पे आपको नल पॉइंट यहाँ पे मिला है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप पता करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास कितनी है, मान लीजिए L हो जाएगी, जाहिर सी बात है R। तो अगर आपको इस पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल जाए, करेक्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ये जो E है, ये E किसके अक्रॉस है, कितनी लेंथ के अक्रॉस है, ये E जो है वो यहां से लेकर यहां तक के अक्रॉस है, करेक्ट। अगर मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस फिलहाल मेरा नहीं है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है, E है। और सपोज ये लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में अगर आपके पास E पोटेंशियल आता है तो L सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो आप करोगे E बाई 100 मल्टीप्लाई बाई L, और यही L सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो A से लेके O तक का है। सपोज दिस इज कॉल्ड V, तो ये हमारा V हो जाएगा, और वही V आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस बैटरी E के, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ के पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी इस सर्किट में करंट कितनी मिल रही थी अपन को, 0 मिल रही थी। सो बेसिकली यही पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट होता है। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं एक बार। सो प्रॉब्लम्स ये देखिए आपके स्क्रीन पे, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ, अच्छा मैं थोड़ा सा इसके ओके आपको इसके एप्लीकेशंस एंड इसकी जो थ्योरी है वो आपको प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करनी है पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस की वो आपको बताना चाह रही हूँ, और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको पोटेंशियोमीटर के लिए कि ये जो आई मीन ये किस किस पे डिपेंड क्या क्या पता कर सकते हैं यार, अननोन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, दो रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ पता कर सकते हैं, दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी करंट, किसी सर्किट में हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड अमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जो आपको सिर्फ रटने हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 10 मीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 10 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और उसकी लेंथ आपके पास 10 मीटर। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ईएमएफ ऑफ 11 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर की क्या होगी। तो ये बहुत ही इजी है। इस कंडीशन में देखिए आप, पोटेंशियोमीटर आपको वायर दिया है, उसकी लेंथ, आपको बाकी डेटा से ध्यान नहीं रखना है, आपको वायर का टोटल रेजिस्टेंस दे दिया है 10 ओम, ठीक है। वायर का आपको ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, ए एंड बी, इसका टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए आपको 10 ओम दिया है, और इससे हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट की है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दिया है। ये हमारे पास 11 वोल्ट की बैटरी है बस। तो कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके पास जो वोल्ट पर मीटर में आएगा, के की वैल्यू आपको निकालनी है, के की वैल्यू आपको निकालनी है, और किस में आएगा, वोल्ट पर मीटर। तो टोटल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। टोटल लेंथ आपके पास कितना है, 10 मीटर, राइट। और टोटल आपके पास हाँ, सो हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमें तो वोल्ट पर मीटर में निकालना है, लेंथ हमें टोटल 10 मीटर दिया, कैसे करेंगे। कन्वेंशनल फॉर्मूला याद कीजिए, कन्वेंशनल फॉर्मूला याद कीजिए कि हमारे पास के का फॉर्मूला होता है V अपॉन L, और V क्या था, मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप,
और अगर इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है और इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इस V की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R होगी कि नहीं, इसके अंदर की वैल्यू होगी IR और अपॉन L हो जाएगा। सर्किट में आपको करंट निकालनी है, फटाफट इस सर्किट में करंट निकाल के बताओ। इस सर्किट में करंट निकालोगे तो क्या बोलोगे, I की वैल्यू बोलोगे कि टोटल 11 वोल्ट लगा हुआ है, 11 वोल्ट है, और ये 1 ओम और 10 ओम, तो 10 + 1 ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो बैटरी का EMF अपॉन 11, तो I की वैल्यू आ गई आपके पास 11/11। रेजिस्टेंस आपको सिर्फ किसका लेना होता है, वायर का लेना होता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इसी के अक्रॉस निकलेगा। लेंथ आपको दिया हुआ है 10 मीटर और ये रेजिस्टेंस भी आपको कितना दिया है, 10 ओम, राइट। तो 11/11, 10/10, आंसर कितना आ रहा है, 1। सो K की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर कौन सा आना चाहिए देख लेते हैं, ये रहा आंसर बी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। ये देखिए अब आपके पास 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ए बी वायर आपको 1 मीटर का दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 4 वोल्ट का एक यहाँ पर लगाया गया है दूसरी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और इसको हम यहाँ पर अमीटर से जोड़ रहे हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर की तरह ही काम करेगा, ये कोई टेंशन नहीं है। अमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन द जोकी टचेस द वायर एट पॉइंट सी। सी पॉइंट नल पॉइंट है और आपको इस AC की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ओनली आपको लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सोचो कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें देखिए आपसे बोल रहा है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो यहाँ पर जो लगी हुई बैटरी होती है उसी का EMF होता है, और ये जो 6 वोल्ट होता है, ये 6 वोल्ट किसके अक्रॉस होता है, पूरा AB के अक्रॉस। यानी यहाँ पे जो 6 वोल्ट है वो तो किसके करस्पॉन्डिंग है, AB के करस्पॉन्डिंग है, और जो 4 वोल्ट है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, AC के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन है। तो 6 की लेंथ हमारे पास पूरी AB हो जाएगी, और AB आपके पास कितना दिया है, टोटल मान लीजिए L, तो आपके पास कितना होगा, इसका मतलब आपके पास ये कहा जा रहा है कि 6 वोल्ट के लिए रिक्वायर्ड लेंथ है L, तो 4 वोल्ट के लिए रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी, तो L/6 × 4, इसका मतलब कितना आ रहा है, 2L/3, और बिकॉज L की वैल्यू कितना दिया आपको, 1 मीटर, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 2/3। अब ये देखिए, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट लेंथ ऑफ वायर AB इज 3 मीटर एंड रेजिस्टेंस is R equal to 4.5. The length of AC for no deflection in the galvanometer. No deflection, हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, उसके लिए कितना होगा। सो अब ये वाले क्वेश्चन का हम लोग एक बार डायग्राम बना लेते हैं। 5 वोल्ट है और स्मॉल r है। जस्ट अ मिनट में इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ हमारे पास नेक्स्ट उसमें। तो हमारे पास इस तरह से है, ये एक बैटरी दिया है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास AB है, और ये हमारे पास सेकेंडरी सर्किट है, एंड यहाँ पे हमारे पास R1, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर, और ये हमारे पास C पॉइंट है। दिस इज A, दिस इज B। ये इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये 5 वोल्ट है आपके पास, ये 0.5 ओम है, और यहाँ पे हमें इसका रेजिस्टेंस, AB वायर का रेजिस्टेंस हमें टोटल गिवन है R इज इक्वल टू 4.5 ओम। ये ध्यान रखना, AB का हमें टोटल R 4.5, ये मैं तो ये मैं यहाँ पे R अभी नहीं बना रही हूँ। ये हमें 3 वोल्ट गिवन है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है R1। कहा जा रहा है AC लेंथ क्या होगी अगर जीरो डिफ्लेक्शन है तो। अब ये वाला क्वेश्चन अब समझना, इस पोटेंशियोमीटर में आपको बहुत वो चीज समझ में आ जाएगी। हमारे पास C पॉइंट बेसिकली इस वक्त नल पॉइंट है। सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ से करंट निकलती है आपके पास I1, इसमें I1 करंट जा रही है, और सेकेंडरी सर्किट में मान लीजिए आपके पास करंट जा रही है I, और हमें पता है नो डिफ्लेक्शन के केस में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब I इक्वल टू 0 है तो जो VAC है यानी AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल यहाँ रहेगा। अब बिकॉज करंट इस सर्किट में तो I तो 0 है, अगर I 0 है तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि VAC कितना होगा जो आपने यहाँ पे लगा रखा है। जब जीरो डिफ्लेक्शन होता है, जीरो डिफ्लेक्शन के केस में ही ये ट्रू है। अगर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, मतलब ड्रॉप आएगा ना इसका कुछ I × R। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस इसमें करंट ही नहीं जा रही है, इसमें करंट ही नहीं जा रही है, तो IR1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। सो जाहिर सी बात है 3 वोल्ट क्या होगा, VAC, तो VAC इज इक्वल टू कितना है, 3। तो VAC आपके पास आ चुका है 3। ये चीज है। अब दूसरी चीज यहां से आप देखिए कि इस प्राइमरी सर्किट में अब I तो आपके पास 0 है, इसका मतलब यहां से जो I1 करंट है वो आराम से इस सर्किट में फ्लो हो रही है, वो इस पूरी की पूरी सर्किट में फ्लो हो रही है। तो इस I1 की वैल्यू निकालते हैं। इस I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो टोटल पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना है
0.5 प्लस वायर ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 4.5, तो 4.5 और 0.5 कितना होता है 5, तो I1 की वैल्यू आ रही है 1। और इस हिसाब से AC के A से लेके C तक कितना ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो हमें पता है 3 आ रहा है, लेकिन वैसे कितना आएगा, तो आप मुझे बताइए कि अगर पूरी वायर AB लेंथ का टोटल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, AB का टोटल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए AC X है, मान लीजिए AC लेंथ जो है वो है X और ये हमें फाइंड आउट करना है। सो AB लेंथ का, और AB हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 3 मीटर लेंथ का टोटल रेजिस्टेंस है 4.5 ओम, तो X का कितना हो जाएगा 4.5 अपॉन 3 इंटू X या फिर AC रख लो, हमें तो AC का चाहिए, AC ये होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ चुका है किसका, AC लेंथ का, इस AC वायर का रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर इस AC वायर का रेजिस्टेंस इतना है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, तो VAC इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है। करंट इसमें से कितनी फ्लो हो रही है I1, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 4.5/3 इंटू AC, ये इसका रेजिस्टेंस है। और जबकि VAC हमें कितना मिला हुआ था 3 मिला हुआ था, तो इसको 3 के इक्वल कर लीजिए। I1 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1 और ये आ रहा है 4.5/3 इंटू AC अपॉन 3, तो हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को 3 इंटू 3 अपॉन 4.5, और प्रोबेबली कितना आ रहा है 9/4.5 एंड दिस इज 2। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2 मीटर आ रही है। ऑप्शंस में देखते हैं कि नहीं, ये देखो 2 मीटर। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे डायरेक्टली, मतलब वो इस स्मॉल r को अवॉइड कर देंगे। ये तो वैसे भी अवॉइड हो रहा है क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रही है, इसलिए इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर 1.5 करेंगे, और वो क्यों करेंगे, वो ये सोचेंगे कि AB की लेंथ टोटल 3 मीटर है, राइट। इसका मतलब वो सीधा सीधा ये सोचेंगे कि 3 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 5, 3 मीटर में कितना हो रहा है 5 हो रहा है, या फिर हाँ उल्टा लिखो, 5 वोल्ट के लिए रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है 3 मीटर, ये 5 वोल्ट पूरा है, ये AB के अक्रॉस हो रहा है, हमें किस में चाहिए 3 वोल्ट के लिए, क्योंकि ये रहा 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट में कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 3, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे 9/5 करके इसका आंसर और कुछ और निकालेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू देख जो जैसा भी है, मतलब शायद इस तरह से करेंगे। काफी लोग कर लेंगे कि 5 वोल्ट के लिए पूरी 3 मीटर आ जाती है, तो 3 वोल्ट के लिए कितना आ जाएगा, ठीक है। सो अपन को ऐसा नहीं करना है इस कंडीशन में, है ना, हम अपन को ऐसा नहीं करना है। ये शायद 1.8 आ रहा होगा, हाँ ये 1.8 आ जाएगा, और वो 1.8 ऑप्शन में है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा, वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज L, cell of EMF E is balanced at length L/3 from the positive end of wire. If the length of the wire is increased by L/2, at what distance will the same cell give a balance point? अब ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इस बार सबसे पहले L लेंथ का वायर है और EMF इज बैलेंस्ड एट लेंथ, मतलब ये सेकेंडरी सोर्स होगा जो कि हमें बैलेंस करना है, और ये L/3 पे बैलेंस्ड हो रहा है। तो इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स को E0 मान लो, क्योंकि जो हमें E दिया है वो सेकेंडरी का है, क्योंकि उसको हमें बैलेंस करना है। ये हमारा पोटेंशियल, में कुछ और नहीं बना रही हूँ, सिर्फ यही बना रही हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये E वाला है, और यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है, सपोज ये जो की है, ठीक है। और ये हमें कहा गया है कि ये L/3 पे बैलेंस्ड होता है, और पूरी जो लेंथ है वो कितनी है L दिया हुआ है, ये E को हमने बैलेंस किया, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब हमें कहा गया है कि दोबारा इस सर्किट में क्या किया गया है, प्राइमरी सोर्स हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं करा है हमने। दोबारा बोला गया है कि पूरे वायर की लेंथ बढ़ा दी गई है, पूरे वायर की लेंथ L/2 इंक्रीज कर दी। L/2 इंक्रीज का मतलब पहले से L थी, L/2 और होके अब कितनी हो गई 3L/2 हो गई। अब कहा है कि सेम ये का यही सोर्स अभी भी आपने लगाया है यहाँ पे, और अब आपको बैलेंस कहाँ मिलेगा, अब बैलेंस मान लीजिए कितनी पे मिलता है x लेंथ पे मिलता है। सो दिस x वी हैव टू फाइंड आउट, यही x हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें बैलेंस, क्योंकि सारी सिचुएशन सेम है, सो बैलेंस सेम का मतलब है ऑब्वियसली ये सोर्स और ये सोर्स सेम ही है, इसका मतलब बैलेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वायर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में सेम होगा। सो हमें उसको कंपेयर करना है। तो पहली वाली सिचुएशन में क्या करते हैं, ये देखो L लेंथ के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल है E0, दिख रहा है L लेंथ के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना है E0 है, तो L/3 के अक्रॉस कितना होगा, L/3 के अक्रॉस होगा E0/L मल्टीप्लाई बाय L/3।
अब इस सिचुएशन में आ जाओ, इस सिचुएशन में 3l/2 के अक्रॉस कितना है, ई नॉट है, राइट। तो 3l/2 के अक्रॉस कितना है आपके पास, ई नॉट है। तो x लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, x लेंथ के अक्रॉस हो जाएगा ई नॉट अपॉन 3l/2। 3l/2 करेंगे तो 3l नीचे आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x। और बिकॉज हम जानते हैं कि ये दोनों ही बैलेंस पॉइंट है, अगर ये दोनों बैलेंस पॉइंट है तो इनको क्या करना है, इक्वल करना है, सिंपल सी बात है। तो ई नॉट अपॉन एल, l/3 विल बी इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन 3l, और ये आपका हो जाएगा x। दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालिए, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी अपन इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास l/2 आ जाएगी। सो ये x की वैल्यू हमारे पास l/2 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए x की वैल्यू l/2 आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, 2 cells of EMF approximately 5 and 10 volt are to be accurately compared using a potentiometer of length 400 सेंटीमीटर की लेंथ का पोटेंशियोमीटर लिया है। तो हमें क्या कहा गया है, द बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8। ये बैटरी विच रन्स, इसका मतलब ये ड्राइविंग सेल की बात कर रहा है। ड्राइविंग सेल का मतलब है कि जो प्राइमरी सेल में आपके पास बैटरी लगी होती है, एक प्राइमरी बना लेती हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे, और ये आपके पास सेकेंडरी है मान लीजिए, ठीक है। सो ये कह रहा है कि आपको 5 वोल्ट और 10 वोल्ट को कंपेयर करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो आप लगाएंगे सोर्स, वो 5 वोल्ट का हो सकता है, और वो आपके पास क्या हो सकता है, 10 वोल्ट का भी हो सकता है, करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास, और मैंने कहा था कि इधर जो सोर्सेज होते हैं वो हमेशा इस ड्राइविंग वोल्टेज से कम होते हैं, करेक्ट। तो 5 जो है वो आपके पास ई से कम होना चाहिए, और 10 जो है वो भी आपके पास ई से कम होना चाहिए। तो जो ड्राइवर है वो आपका 5 से भी ज्यादा होना चाहिए और 10 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, द बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज ऑफ 8 वोल्ट। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर 10 वोल्ट को कंपेयर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि 5 से भी ज्यादा होना चाहिए आपका, 10 से भी ज्यादा होना चाहिए, तो 8 नहीं हो सकता। द बैटरी कैन हैव अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट, यस, and are adjusted so the potential drop across the wire slightly exceeds 10 volt. yes, potential drop पूरे वायर पे हमारे पास एटलीस्ट 10 वोल्ट से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 10 वोल्ट से ज्यादा होगा तभी आपको जो उसका ड्रॉप है वो इन दोनों के, अगर वो 10 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो 5 वोल्ट का तो दे ही देगा। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर इट शुड हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 10 वोल्ट। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 50 सेंटीमीटर पे आपका 10 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 400 सेंटीमीटर की लेंथ है, इजीली हमारा 10 वोल्ट कहीं पर भी हो सकता है, बस वो 10 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए टोटल ड्रॉप हमारे पास। और अगर हाँ एनीवेज, पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंसेस नॉट वोल्टेजेस। ये गलत है, वो रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के भी काम आता है और वोल्टेजेस को भी कंपेयर करने के काम आता है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास देखिए, इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज आर नोट। इसका रेजिस्टेंस आर नोट दिया है आपको। सी इज अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सी आपके पास सेल है। गैल्वेनोमीटर शो डज नॉट गिव जीरो डिफ्लेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ, जो कि कभी आपको जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब कभी भी आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सी के इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये इसका रीजन जो है, 4 में से 3 इसके रीजन है कि आपको जीरो क्यों नहीं मिल रहा है। जो नहीं है रीजन वो पूछा जा रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जो रीजन नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रीजन नहीं हो सकता है। सो एक्चुअल में इसके आपको पोटेंशियोमीटर की जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे पास थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज तो हमेशा समझना है, यहाँ पे जो आपने कंपैरिजन करने के लिए जो ईएमएफ लगाया हुआ होता है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा ए से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपका ए से जुड़ा होना चाहिए बैटरी का। तो इसने क्या बोला है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सी इज कनेक्टेड टू ए, और हम कह रहे हैं कि जीरो डिफ्लेक्शन के लिए जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए तो ए से इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, और आपने क्या कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव। इसका मतलब ये रीजन तो हो सकता है, और हमें कौन सा चाहिए, कैन नॉट बी ए रीजन, यानी ये तो रीजन है, ये तो रीजन है, हमें नहीं हो वो ऐसा रीजन चाहिए। दूसरा हमारे पास मैंने कहा था कि जो बैटरी का ईएमएफ है सी, वो क्या होना चाहिए, हमेशा ईडी से कम होना चाहिए। ये हमारा मेन सोर्स होता है प्राइमरी, और ये सी है। कंपैरिजन के लिए जीरो डिफ्लेक्शन आपको तभी मिलेगा जब ये सी का जो ईएमएफ है वो डी से हमेशा कम होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है, सी का ईएमएफ डी से ज्यादा कर दो। इसका मतलब उल्टा कर रहा है हमारे हिसाब से, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमें जीरो डिफ्लेक्शन ना मिल रहा हो, ठीक है।
तीसरा हमारे पास ये ध्यान रखना कि जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, फिलहाल के लिए यही है हमारे पास, ये जो आर है, यहाँ पर हमारे पास आर है, वो आर की वैल्यू जो होती है, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो हमारे पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी ये जो आर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, जबकि इन्होंने कर दिया, इन्होंने कैपिटल आर लिख दिया है स्मॉल आर की जगह, वो थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा। सो आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर नॉट, इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। सो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन भी मतलब नहीं होनी चाहिए, बट इन्होंने कर दी है, इसलिए ये भी एक रीजन है। और जो स्मॉल आर है, एक्चुअल में ये देखो, एक्चुअल में आपके पास क्या होता है कि जीरो डिफ्लेक्शन में सेकेंडरी सोर्स में करंट आपके पास कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब करंट आपके पास जीरो हो जाती है तो इस स्मॉल आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का कोई सेंस ही नहीं निकलता, क्योंकि ये सर्किट का होना ना होना एक तरह से बराबर ही है, तो इस रेजिस्टेंस का वहां पे कोई रोल नहीं होता। इसलिए इस आर की वैल्यू पोटेंशियोमीटर वायर के साथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंडरी सोर्स में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है उसकी वैल्यू ही मैटर नहीं करती है। इसलिए ए वाली जो कंडीशन है, इट कैन नॉट बी द रीजन, मतलब बाकी 3 रीजन है लेकिन बाकी ये ए वाला रीजन आपके पास नहीं है। अब थोड़ा सा देखो, एक रजिस्टर का क्वेश्चन आया है, तो रजिस्टर से रिलेटेड कुछ कोडिंग होती है, वो हम जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर एक बार देख लेते हैं। ओके, सो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आपके पास कार्बन जो रेजिस्टेंस होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस, उनमें आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये जो टेबल है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। सो सपोज आपको ये कहा जाए, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। 42 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ये एक रेजिस्टेंस आपको दिया है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस आपको दिया है। आपको इसके लिए क्या करना है, कलर कोड बताने हैं, कलर कोड का सीक्वेंस बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास सबसे जो पहली डिजिट होती है, सबसे पहली डिजिट होती है 4, आप देखिए एक बार 4, ये आपके पास इस कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो आपके पास 4 का, हमारे पास ये स्ट्रिप ए हो गई है ना, स्ट्रिप ए के अंदर 4 देखो एक बार जल्दी से। सो 4 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिया हुआ है, येलो, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सीक्वेंस के अंदर येलो होगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है सेकंड नंबर में स्ट्रिप बी, वो आपके पास 2 है, तो 2 में आपके पास देखिए एक बार 2 का कौन सा है, आपके पास 2 के करस्पॉन्डिंग कलर है रेड, तो येलो के बाद आएगा आपके पास रेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलो ओम दिया है, किलो ओम का मतलब होता है 10⁻3। तो स्ट्रिप सी जो होती है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है, तो स्ट्रिप सी में आपको 10 कितना दिया है, 3 दिया है, किलो दिया है, तो 10⁻3 के करस्पॉन्डिंग देखिए जल्दी से आपके पास कितना आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, तो ये आपके पास ऑरेंज हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट आपके पास ये परसेंटेज बताता है, तो प्लस माइनस 10% है, इस परसेंटेज के लिए आपके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, सिल्वर है। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, सीक्वेंस इसी तरह से पढ़ा जाता है। और अगर उल्टा दे दिया जाए, उल्टा देने का मतलब है या तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके पास एक कार्बन रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखो इस तरह से रोड होता है, सिलेंड्रिकल रोड होती है, और आपको यहाँ पे स्ट्रिप्स दी हुई है, ये पहली स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप है, ये तीसरी स्ट्रिप है, और ये 4th स्ट्रिप है। और आपको मैं इनका कलर बता देती हूँ, ये आपको सबसे पहला है येलो, सेकंड आपको दिया है वायलेट, और थर्ड आपको दिया है ब्राउन, और 4th आपको दिया है गोल्ड। और आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रिवर्स गियर में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास येलो दिया हुआ है, तो येलो का मतलब दिस इज स्ट्रिप ए, दिस इज स्ट्रिप बी, दिस इज स्ट्रिप सी, एंड दिस इज स्ट्रिप डी। तो येलो आपको देखो स्ट्रिप ए में येलो के सामने देखो 4 दिया हुआ है, तो आपके पास हो जाएगा 4। स्ट्रिप बी वायलेट है, स्ट्रिप बी वायलेट है, तो वायलेट में ढूंढो, वायलेट में स्ट्रिप बी है, ये कहाँ पे जा रहा है आपके पास 7 में, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। स्ट्रिप सी जो है वो ब्राउन में जा रहा है, ब्राउन देखिए पहले कलर, ये ब्राउन है, और इसको ले जाइए स्ट्रिप सी तक, तो ये स्ट्रिप सी में देखिए जाके कितना जा रहा है 10⁻1 में, तो इंटू 10⁻1 हो जाएगा आपके पास। ओके, एंड देन आपके पास है गोल्ड, और गोल्ड के लिए आपके पास टॉलरेंस कितनी है, ये देखिए गोल्ड के पास आपके पास आ रही है +-5%, तो इसका आंसर हो जाएगा 470 +-5%। तो अब जो क्वेश्चन हमने लिया है, आई होप वो उस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन का आई एम जस्ट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग यू द आंसर बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू डू ऑन योर ओन। इसका आंसर बी आना चाहिए। देख लेते हैं, या फिर फटाफट देख लेते हैं। देखो, ग्रीन ब्लू ब्राउन सिल्वर है ना, हमें दिया है ग्रीन ब्लू
ब्राउन, सिल्वर। तो ग्रीन आपके पास कितना आ रहा है? ग्रीन आपके पास है 5, देन आपके पास ब्लू है, ब्लू आपके पास है 6, देन आपके पास ब्राउन है, ब्राउन का मतलब 10⁻1, और सिल्वर आपके पास है प्लस माइनस 10%। तो 560 प्लस माइनस 10%। तो ये देखो 560 प्लस माइनस 10%, इसका आंसर हो जाता है बी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इंस्ट्रूमेंट्स हमने। एंड बिलीव मी, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट के ये बस जितने क्वेश्चन अपन ने किए हैं इतने भी कर लिए, मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थैंक यू सो मच एवरीवन।